सोचिए अगर आप एक ऐसे कमरे में जागे जहां हर दीवार पर लोगों की आवाजें गूंज रही हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में कुछ खास नहीं है। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम क्या हो? शाबाशी मिले तो ही तुम काबिल हो। आप उन आवाजों को पहचानते नहीं, लेकिन उनका असर आप पर साफ महसूस होता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, क्या मैं वाकई कुछ हूं? अगर कोई मुझे देख ना रहा हो। फिर आप दीवार की तरफ पढ़ते हैं। हर ईंट पर किसी और की राय लिखी है, माँ की, पिता की, दोस्तों की, सोशल मीडिया फॉलोअर्स की, स्कूल के टीचर की, किसी पुराने प्रेमी की। और तभी एक सवाल आपकी चेतना में फटता है जैसे बिजली। अगर हर मान्यता मुझसे हटा ली जाए, मैं कौन हूं? आपके जीवन के हर मोड़ पर, जब आपने कोई नया काम शुरू किया, जब आपने कोई बात कही, जब आपने कुछ पहना, कुछ लिखा, कुछ चाहा, क्या आपने कभी यह देखा कि आपकी नजर अपने ऊपर नहीं, दूसरों की आंखों पर थी? आपने जो पहना वो क्या आपको पसंद था, या इसलिए पहना कि लोग क्या सोचेंगे? आपने जो करियर चुना वो क्या आपकी आत्मा की पुकार थी, या एक सम्मान पाने की योजना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी पूरी पहचान दूसरों की मान्यता के कांपते हुए आईनों में गढ़ी है? मान्यता, सबसे मीठा जर मान्यता, सराहना, तारीफ, तू अच्छा कर रहा है, ये सब शब्द सुनने में कितने मधुर लगते हैं ना। लेकिन क्या आपने देखा कि ये अंदर ही अंदर एक लत बन जाते हैं? आप एक तारीफ पर मुस्कुराते हैं, फिर अगली तारीफ की तलाश में दौड़ते हैं, फिर एक और फिर जब कोई कुछ नहीं कहता, आप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी असली पहचान गायब है। आपको उसकी जरूरत थी, वैलिडेशन की, जैसे नशेड़ी को अगली डोज की। यह कितना अजीब है कि आप शांति में सुकून पाते हैं, पर फिर भी बिना मान्यता के असहज हो जाते हैं। आप क्या है? आपका आत्मा या दूसरों की नजरों का प्रोजेक्शन? बच्चों को क्यों चाहिए वाहवाही? एक बच्चा जब पहली बार कुछ अच्छा करता है तो वह ऊपर देखता है, क्या मम्मी पापा देख रहे हैं? और जब वे तालियां बजाते हैं, बच्चे की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है, मैंने कुछ अच्छा किया। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। आप अच्छे नहीं बनते, आप वैसा बनते हैं जैसा दूसरे आपको देखकर अच्छा माने। तो फिर आप असली कब होंगे? यह केवल सामाजिक नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है। मान्यता की भूख सिर्फ सामाजिक स्वीकृति नहीं है, यह अस्तित्व का भ्रम है। हम समझते हैं कि हम हैं क्योंकि कोई हमें देख रहा है, और जब कोई नहीं देखता तो हम जैसे अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन यह सोच एक गहरी दार्शनिक भूल है। आपके अस्तित्व का मापदंड दूसरों की नजर नहीं हो सकती। तो फिर वो कौन सी परत है जो आपको बार बार मान्यता का गुलाम बनाती है? अगला सवाल, यह लत पैदा कैसे हुई? क्यों आपके मन ने यह निर्णय लिया कि तब तक मैं काबिल नहीं जब तक कोई कहे नहीं? क्या यह सिर्फ समाज का असर है, या कुछ और गहरा, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक चल रहा है? क्या यह कंडीशनिंग है, या अस्तित्व का डर, या शायद एक विरासती भ्रम? इन्हीं सवालों के जवाब में छुपा है वो बीज जो यह तय करेगा कि आप वाकई मुक्त हैं, या बस अप्रूवल के जंगल में खोया एक भ्रमित राही। सोचिए, अगर किसी दिन आप कोई नई चीज कहे, कोई ऐसा विचार जो बहुसंख्यक लोगों से अलग हो, और सामने वालों की आंखों में सिर्फ चुप्पी हो, ना वाह मिलेगा, ना क्या बकवास है, बस सन्नाटा। क्या तब भी आप वो बात दोहराएंगे, या आप रुक जाएंगे और सोचेंगे, क्या मेरी बात में कुछ कमी थी, या बस उसे सराहा नहीं गया? यह सवाल ही बता देता है कि हमारे आत्मविश्वास की जड़ें कहीं और धसी हुई है। गहराई में कहीं ऐसा कुछ है जो हमें बार बार आश्वासन की तलाश में भेजता है, जैसे आत्मा ने अपनी चाबी किसी और के हाथ में दे रखी हो। तो चलिए उसी जड़ की परतों को हटाते हैं, मनोविज्ञान, दर्शन और अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, बचपन का मन और शर्तीय प्यार, कंडीशनल लव। कार्ल युंग ने कहा था, द ग्रेटेस्ट बर्डन अ चाइल्ड मस्ट बेयर इज द अनलिव्ड लाइफ ऑफ द पेरेंट्स। बचपन में जब आप रोते थे और मां ने कहा, चुप हो जाओ नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, या जब आप खेलना चाहते थे और पापा बोले, पहले पढ़ाई करो तभी अच्छे बच्चे कहलाओगे, तो वहां संदेश क्या गया? मुझे तभी प्यार मिलेगा जब मैं ठीक से बर्ताव करूंगा।
यही शर्तीय प्यार धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में एक नक्शा बनाता है। प्यार और सराहना, अच्छा बर्ताव, प्यार और सराहना, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना। और अब आप उस अप्रूवल ब्लूप्रिंट के अनुसार अपना पूरा जीवन जीते हैं। हर निर्णय, हर राय, हर भावना को पहले दूसरों की नजर से तौलते हैं। भाग 2, अस्तित्व का डर और जॉन पॉल सार्त्र। जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं, हेल इज अदर पीपल। लेकिन वो नफरत की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी की जो तब जन्म लेती है जब आप दूसरों की निगाहों से खुद को देखने लगते हैं। आप अपने ही मन की अदालत में नहीं रहते। आप एक ऐसे कोर्ट में खड़े होते हैं जहां जज बदलते रहते हैं, कभी परिवार, कभी समाज, कभी ट्विटर, कभी इंस्टाग्राम। हर वक्त, हर जगह आपका असली मैं किसी और की स्वीकृति से बंधा है। भाग 3, विक्टर फ्रैंकल और मीनिंग की लत। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में कहा, When a person can't find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure. पर हम यहां प्लेजर से नहीं, अप्रूवल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता मिलना ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन को तुरंत अर्थ मिल गया हो। वाह, आपने कितना अच्छा लिखा है, क्या कमाल की सोच है, तुम सबसे अलग हो। ये बातें हमारे भीतर तुरंत एक टेम्पोररी मीनिंग रश पैदा करती है। लेकिन जैसे ही वह एक्सटर्नल वैलिडेशन कम हो जाता है, हम फिर से शून्य में गिर जाते हैं। और तब हम फिर से अप्रूवल के बाजार में कुछ नया बेचने चले जाते हैं, अपने विचार, अपनी भावना, अपनी पहचान। भाग 4, फ्रीडरिच नीचे और भीड़ का गुलाम। नीचे ने कहा था, द इंडिविजुअल हैज ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू कीप फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द ट्राइब। भीड़ में खो जाना आसान है, अपनी सोच को उस लकीर में डाल देना जिसे समाज ने सही माना है, क्योंकि वहां आपको मान्यता मिलेगी। लेकिन यह मान्यता की सुरक्षा एक जेल है। आप जिंदा रहेंगे पर अपने नहीं होंगे। आपको मंजूरी मिलती रहेगी पर आप खुद को खोते रहेंगे। भाग 5, डोपामिन और न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग। अब जरा विज्ञान की ओर देखें। जब आप कोई पोस्ट डालते हैं और लाइक्स मिलते हैं, आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। यह वही रसायन है जो नशे में मिलता है, जुए में मिलता है, सेक्स में मिलता है। मतलब आप वैलिडेशन के नशे में है। हर बार जब कोई तारीफ करता है, आपका मस्तिष्क कहता है और चाहिए, और यही न्यूरोलॉजिकल रिवॉर्ड लूप आपको मान्यता का गुलाम बना देता है। तो फिर असली सवाल यह नहीं है कि आपको मान्यता क्यों चाहिए, बल्कि यह है कि आप उसके बिना जीना क्यों नहीं जानते। और यहां से एक और परत खुलती है कि आप शायद कभी सिर्फ अपने लिए नहीं जिए। आपके विचार, आपकी आवाज, आपकी पसंद सब कहीं ना कहीं किसी उम्मीद, किसी तारीफ, किसी स्वीकृति से जुड़े हुए थे। अब वक्त है उस अदृश्य जाल को देखने का, जिसने न सिर्फ आपको आदत दी, बल्कि आपके अस्तित्व को आकार दिया। यह आदत सिर्फ लत नहीं है, यह एक आंतरिक भूख है जो तब तक मिटती नहीं जब तक आप ये न समझ ले कि आपका मूल्य किसी बाहरी मुहर से नहीं आता। लेकिन यह समझ तभी आएगी जब हम उस अनदेखे असर को पहचाने जो यह मान्यता लत हमारी जिंदगी में चुपचाप डालती है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक नाव है तो क्या उसका पतवार आपके हाथ में है, या हर पल आप किसी और की दिशा की तरफ मुड़े जा रहे हैं क्योंकि वहां ज्यादा तालियां मिलेंगी? आपको लगता है आपने अपने फैसले खुद लिए हैं, पर क्या आपने कभी पूछा है, मैं जो सोचता हूं वो मेरा है भी या नहीं? अब जरा सोचिए, अगर मान्यता पाने की आपकी अदृश्य लत आज से बंद हो जाए तो क्या आप फिर भी वही व्यक्ति रहेंगे, या फिर आपकी पूरी पहचान ही बिखर जाएगी? यही है मान्यता की सबसे गहरी और सबसे खामोश साजिश। आइडेंटिटी हाईजैक। जब आपका मैं किसी और का बन जाता है, हर बार जब आप कुछ सोचते हैं, आप यह सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या यह ट्रेंडिंग है, क्या इस सोच पर तारीफ मिलेगी? और इस तरह आपके विचार आपके नहीं रहते। आप एक मिरर सेल्फ बनाते हैं, एक ऐसा मैं जो बाहर की नजरों से अच्छा दिखे, चाहे अंदर कुछ भी हो। यह आइडेंटिटी एक तरह का मुखौटा है जिसे आप रोज पहनते हैं,
इतना कि धीरे धीरे आपको यकीन हो जाता है यही असली मैं हूं। पर सच यह है कि असली आपको आपने गहरे दफन कर दिया है, अप्रूवल की गारंटी न होने के डर से। 2. इमोशनल पैरालिसिस। जब भावनाएं भी अनुमति मांगने लगती है, मान्यता की लत सिर्फ विचारों को नहीं छीनती, यह आपकी भावनाओं को भी कंडीशन कर देती है। आप दुखी होते हैं पर कहते हैं इतना दिखाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। आप खुश होते हैं पर दबा लेते हैं, कहीं लोग मुझे ओवर कॉन्फिडेंट न समझ लें। अब आपकी हंसी, आपका रोना, यहां तक कि आपका मौन भी किसी सामाजिक प्रतिक्रिया से बंधा है। आप एक लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह जीने लगते हैं, जहां हर एक्सप्रेशन पहले सेंसर होता है फिर बाहर आता है। 3. डिसीजन फैटिग। हर फैसला अप्रूवल के चश्मे से, क्या मुझे यह पहनना चाहिए, क्या मुझे यह करियर चुनना चाहिए, क्या मेरा पार्टनर दूसरों को सही लगेगा, क्या मेरी चॉइसेस कूल लगेंगी। अब आपके हर निर्णय के पीछे छिपा होता है एक अनकहा डर, मुझे नजरअंदाज न कर दिया जाए। यह थकान सिर्फ मानसिक नहीं, यह आपकी रचनात्मकता, स्वतंत्रता और आत्मा को धीरे धीरे जहर की तरह खा जाती है। 4. रिश्ते की टॉक्सिसिटी। जब रिश्ते वैलिडेशन एक्सचेंज बन जाते हैं, जब दो लोग जो खुद अप्रूवल के भूखे हैं एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि तू मुझे वैलिडेट करेगा, तो रिश्ता एक इमोशनल बार्टर सिस्टम बन जाता है। मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा अगर तुम मेरी करोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा अगर तुम मुझे कांस्टेंट अप्रिशिएशन दो। यह रिश्ता नहीं, दो वैलिडेशन एडिक्ट्स की साझा डिपेंडेंसी है, और जैसे ही एक वैलिडेशन देना बंद करता है, दूसरे को विथड्रॉवल होने लगता है। 5. कल्चर कंडीशनिंग। जब पूरी सभ्यता वैलिडेशन पर टिकी हो, यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह एक सांस्कृतिक महामारी है। सोशल मीडिया पर हर चीज का मूल्य उस पर आए लाइक्स, शेयर्स, व्यूज से तय होता है। लोग खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, पर अंदर से वो ऑडियंस के गुलाम है। हर विचार, हर मूवमेंट, हर आउटरीच किसी न किसी अप्रूवल इकोनॉमी में फिट होने की कोशिश कर रहा है। यह समाज अब ऑथेंटिसिटी से नहीं, अटेंशन से चलता है। 6. द ब्लैक होल इफेक्ट। जब अंदर कुछ भी नहीं बचता, जैसे जैसे अप्रूवल की जरूरत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी भीतर की दुनिया सिमटती जाती है। आप कुछ भी करें तब भी एक खालीपन रहता है। आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, तारीफ हो, पर अंदर एक स्याह गड्ढा है जो सब निगल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है एक ऐसी दुनिया के लिए जो हर रोज बदलती है। आज जिसकी सराहना हो रही है, कल वो कैंसल हो सकता है। आज जो एप्लॉज मिल रहा है, वो कल सन्नाटा भी बन सकता है। तो क्या आप हर दिन अपनी पहचान फिर से किसी और के हाथ में सौंपना चाहेंगे? इस अदृश्य जाल से बाहर निकलने का रास्ता है, पर वो आसान नहीं है, क्योंकि यह लत आपकी सिर्फ आदत नहीं, आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा और आपकी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए अगला कदम सिर्फ जागरूकता नहीं, विद्रोह है। एक क्रांतिकारी विचार कि शायद अप्रूवल की दुनिया से आजादी ही सच में खुद को पाना है। जरा सोचिए, अगर कल से पूरी दुनिया मौन हो जाए, न कोई तारीफ करे, न आलोचना, न लाइक, न व्यूज, सिर्फ शांति हो, तो क्या आप अब भी वही काम करेंगे जो आप आज करते हैं, या फिर आपकी जिंदगी जैसे एकदम थम जाएगी? अगर इस ख्याल ने आपको असहज कर दिया, तो इसका मतलब है आपकी प्रेरणा बाहर से आती है, अंदर से नहीं। यही है विद्रोह का पहला संकेत। स्टेप 1, खिड़की खोलिए, आत्म प्रेरणा की हवा अंदर आने दीजिए। पहला कदम है बाहर की वैलिडेशन की दुनिया से एक इंटेंशनल दूरी बनाना। कोई और आपके फैसलों पर तालियां बजाए या न बजाए, क्या आप खुद उन फैसलों से संतुष्ट हैं? हर दिन खुद से एक सवाल कीजिए, अगर कोई न देख रहा हो तब भी क्या मैं ये करूंगा? यह सवाल धीरे धीरे आपको फिर से अपने मूल स्रोत से जोड़ता है, अपने अंतःकरण से। स्टेप 2, अपने सच्चे काम की खोज। आपका सच्चा काम वो होता है जो बिना तालियों के भी अर्थ देता है, जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं और दुनिया के अप्रूवल की जरूरत महसूस नहीं होती। हो सकता है वो लेखन हो, चित्र बनाना हो, किसी से बात करना हो,
या बस शांत होकर आकाश देखना हो। यह खोज कोई सेमिनार या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं होगी। यह एकांत में होती है जब आप खुद से टकराते हैं। स्टेप 3, माइंडसेट शिफ्ट। मान्यता मांगना बंद कीजिए, अर्थ देना शुरू कीजिए। सोसाइटी आपको सिखाती है, पहले मान्यता पाओ, फिर तुम्हारे काम को मूल्य मिलेगा। पर विद्रोह कहता है, तुम्हारे काम में पहले से ही मूल्य है, तुम सिर्फ खुद को याद दिलाओ। खुद को पूछिए, मैं जो कर रहा हूं उसमें कितना जीवन है? मैं क्यों कर रहा हूं, डर से या प्रेम से? जैसे ही आपका फोकस किसी को दिखाने से हटकर कुछ गहरा जीने पर आ जाता है, आप वैलिडेशन की चेन से बाहर निकलने लगते हैं। स्टेप 4, नो मैन्स अप्रूवल। जोन्स बनाइए। अपने दिन में कुछ ऐसे हिस्से बनाइए जहां आप जानबूझकर किसी भी वैलिडेशन को एंट्री ना दें। उदाहरण, 1 घंटा सोशल मीडिया से मुक्त समय, कुछ ऐसे कपड़े पहनना जो दूसरों को पसंद ना हो पर आपको सुकून दे, किसी अनपॉपुलर राय को व्यक्त करना। बिना अप्रूवल के डर के ये सब छोटे कदम लग सकते हैं, पर हर एक कदम आपकी साइकी में एक क्रांति लाता है। आप धीरे धीरे फिर से अपने खुद से जुड़ने लगते हैं। स्टेप 5, सोचने की आजादी। सोच को भी वैलिडेट न करें। बहुत बार हम अपने विचारों को भी अप्रूवल की जरूरत से तोलते हैं। क्या यह पॉलिटिकली करेक्ट है? क्या इससे लोग नाराज होंगे? क्या यह मेरी पब्लिक इमेज से मेल खाता है? पर सच यह है कि कोई भी मूल सोच पहले अस्वीकार होती है। सभी महान विचारक, सुकरात से लेकर गैलीलियो तक, उन्हें अप्रूवल नहीं मिला था, बल्कि विरोध मिला था। विद्रोह का मतलब है, सोचो वैसा जो तुम्हारे अंदर की आंच से निकले, न कि बाहर की तालियों से। हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन जिनका सत्य अप्रूवल से बड़ा था। विंसेंट वान गोग, अपनी जिंदगी में एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, फिर भी उसने 100 से ज्यादा कृतियां बनाई, क्योंकि वो मान्यता नहीं, अभिव्यक्ति चाहता था। सोक्रेटिस, उसकी विचारधारा इतनी अस्वीकार्य थी कि उसे जहर पीने की सजा दी गई, पर उसने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। भगत सिंह, उसने वैलिडेशन नहीं मांगी, न अपनों से न समाज से। उसने एक गहरी चेतना से काम किया जहां अप्रूवल व्यर्थ था। इन सब ने समाज की तालियों के बाहर एक अंतरात्मा की आजादी को चुना। स्टेप 6, शैडो वर्क। वो हिस्सा जो वैलिडेशन से डरता है, उससे मिलिए। कार्ल युंग कहते हैं, जब तक आप अनजाने को जानबूझते हैं, वह आपकी जिंदगी को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। आपके अंदर एक छाया है, वो हिस्सा जो अप्रूवल न मिलने पर बिखर जाता है। उससे भागिए मत, उसे मिलिए, उसे देखिए। खुद से पूछिए, कौन सा डर है जो मुझे हर बार हां कहने पर मजबूर करता है? कब से मैंने यह मान लिया कि बिना सराहना के मैं कुछ नहीं हूं? यह इनर कॉन्फ्रंटेशन आपकी सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है। अंततः रिबेलियन कोई लाउड एक्ट नहीं होता, यह एक भीतर की खामोशी है जिसमें आप पहली बार खुद से कहते हैं, अब और नहीं। अब मैं अप्रूवल नहीं, आत्मा से जीऊंगा। सोचिए, अगर किसी दिन आप उठे और आपको याद ही ना रहे कि आपको किसी से कुछ साबित करना है, न कंपैरिजन रहे, न वैलिडेशन का लालच, न किसी को दिखाना है का बोझ, बस एक शांति, जैसे कोई शोर था जो सालों से भीतर बज रहा था और अब वो अचानक बंद हो गया हो। क्या आप उस खामोशी से डरेंगे या उसमें पहली बार खुद को पाएंगे? वो अंतिम सत्य जिसे जान लेने के बाद आप बदल जाते हैं, सच ये है, आप कभी भी मान्यता के लिए नहीं बने थे। वो कंडीशनिंग थी जो बचपन से आपके ऊपर थोप दी गई। शाबाशी, रैंक, नंबर, लाइक, तालियां, ये सब कृत्रिम इनाम थे जो आपको इस इल्यूजन में फंसाते गए कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय होती है। पर आपकी आत्मा, वो तो पहले दिन से पूरी थी, न कमी थी न अतिरिक्त, बस एक अस्तित्व जिसे केवल जीना था, जताना नहीं। नीचे का सवाल, क्या तुम अपने ही जीवन को दोबारा वैसे ही जीना चाहोगे? नीचे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा जीवन जैसा अब तक जिया है वही एक ही रूप में अनंत बार दोहराया जाए? अगर नहीं, तो शायद तुमने अब तक दूसरों की नजर से जिया है, अपनी नहीं। यह सवाल वैलिडेशन के भ्रम को तोड़ता है।
क्योंकि बार बार वही जीवन जीने की कल्पना तभी स्वीकार्य होती है जब वो जीवन अंदर से पैदा हुआ हो, न कि बाहर की उम्मीदों से। कभी गौर किया आपने, पक्षी जब सुबह गाते हैं तो क्या वो किसी मंच पर गा रहे होते हैं? क्या उन्हें किसी की वाहवाही चाहिए? नहीं, वो इसलिए गाते हैं क्योंकि उनका गाना उनका स्वभाव है। और यही अल्टीमेट लिबरेशन है, जब आप भी जीवन के साथ वैसे ही स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं, बिना परफॉर्मेंस प्रेशर के। अब क्या? अब जब आप इस फाइनल ट्रुथ से रूबरू है कि आपको मान्यता की लत कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, तो सवाल है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप फिर उस पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे जहां सब कुछ परफॉर्मेंस और परसेप्शन का खेल था? या फिर आप एक नई जिंदगी चुनेंगे जो भीतर से शुरू होती है और भीतर ही पूर्ण हो जाती है, अंत नहीं। एक नई शुरुआत अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो आप पहले से ही अपनी पुरानी स्क्रिप्ट से विद्रोह कर चुके हैं। अब ये आप पर है। क्या आप अपनी अभिव्यक्ति को फिर से महसूस करना चाहेंगे, बिना तालियों के? क्या आप उस वर्जन ऑफ सेल्फ को स्वीकार करेंगे जो सच्चा है पर लाइक्स के लिए डिजाइन नहीं? क्या आप वह शांति ओढ़ेंगे जो वैलिडेशन की आवाज के बिना आती है? याद रखिए, तुम पूरे हो और यह जान जाना ही क्रांति है।